जय हिंद दोस्तों। तो आज का सेशन यह इंडियन पॉलिटी का 12वां सेशन है, जिसके तहत सबसे पहले क्या देखा जाएगा वो सब बातों को समझ लेते हैं। तो राज्य स्तर पर जो भी है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर होता है, जिसको आप एचसी बोलते हो, एचसी। और उसके नीचे जो राज्य स्तर पर होते हैं उसे भी देखा जाएगा। तो एक एक बात को समझना है। और हमारा ये आकार कैसे है, त्रिभुजाकार है, जो भी यहाँ न्यायपालिका है भारत का, और किस अनुच्छेद में है तो 124 अनुच्छेद में है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इस सब बातों को देखा जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, हाँ, किस अनुच्छेद में हुआ है तो 124 अभी बताया गया। और ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कब कितनी थी, आज़ादी के समय या मूल संविधान में कितने थे, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। वर्तमान में 2019 की बात करें तो 34 है। चलिए वन लाइनर में देख लेते हैं। तो ये सब वन लाइनर में देखा जाएगा। नहीं, अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भी है उनको देखा जाएगा। वन लाइनर में वैसे ही बोल दूंगा, ठीक। तो अभी तक जितने भी न्यायाधीश हुए उनके कार्यकाल, वर्तमान में कौन है तो NV रमन्ना हैं और हीरालाल जे कनिया ये प्रथम थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहले उच्च न्यायालय या इसका गठन देखते हैं। क्या देखते हैं? गठन देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक आपका एचसी होता है जिसको हाई कोर्ट बोलते हो, और एक एससी होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। किस अनुच्छेद में? 124 में। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इसकी स्थापना, न्यायालय की स्थापना की गई है अनुच्छेद 124 में। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये देख लीजिए, मूल संविधान की बात हुआ है। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 और टोटल 8 हो गए। टोटल 8 हो गए। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। अब आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी है तो 34 है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कितनी है? 34। और बात देख लेते हैं। तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने वाला अधिकार संसद को प्रदान किया गया। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की, जो इस प्रकार है। देख लेते हैं। तो 1950 की बात करें तो 8, 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। 1956 की बात करें तो 11, 1960 की बात करें तो 14 हो जाएगा, 1977 की बात करें तो 18 हो जाएगा, 1986 में 26, 2009 में 31, उसके बाद 2019 से 34 हो गए। कितने हो गए? अब न्यायाधीश 34, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? एससी में देखो, एससी का मतलब हुआ उच्चतम न्यायालय। इसके कई नाम, उच्चतम न्यायालय या एससी या सुप्रीम कोर्ट, या आप इन 3 नाम मन से चाहे जो भी नाम बोलोगे, ये अनुच्छेद 124 दर्शाएगा। बाकी आपका जो एससी है वो 214 में है। कितना है? एचसी आपका 214 में है, एससी 124 में। ये बातें आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर भी आगे बताया जाएगा अगले सेशन में। तो यहाँ से जो भी जानकारियाँ था ये निकल कर आया। अब देख लेते हैं। तो सर सबसे ऊपर क्या होता है? आपका एससी होता है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्य स्तर पर देखोगे तो एचसी होगा, एचसी होगा। तो ये एचसी हो गया। वर्तमान में देखा जाए तो ये 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसमें 3 स्तर हैं। पहले तो ये देख लेते हैं। महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, और विशेषीकृत पर न्यायाधीश, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। यहाँ पर देखेंगे तो महानगरीय में आ जाएगा आपका दीवानी,
शहरी दीवानी न्यायालय, फौजदारी सत्र न्यायालय। और ये प्रशासनिक, आयकर, वाहन दुर्घटना, सरकारी किराया नियंत्रण, राष्ट्रीय हरित। बाकी जिला स्तर पर तो दीवानी जिला न्यायालय, उप न्यायालय और कनिष्ठ मुख्य दीवानी न्यायाधीश, फौजदारी सत्र, यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो द्वितीय होते हैं। तो यहाँ से कुछ बातें ये निकल कर आए। अब देख लेते हैं इनकी संरचना तो कैसी है। तो त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज के आकार का है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये देखिए त्रिभुजाकार है। सर्वोच्च न्यायालय 1 है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय 24, अब 25 वर्तमान में। ये डाटा अभी कंफर्म नहीं है, तो 24 ही मान के चलो, ये 2019 का डाटा है। अब 25 होने वाला है, ये ध्यान देना। कौन सा? 25। तो जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में 1, और ये मुंशी न्यायालय प्रत्येक जिले में 1, और न्याय पंचायत एक ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में। ठीक, ये बातें तो एक त्रिभुज का आकार ले लेता है। तो संविधान में संघीयात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी अमेरिका की तरह ही न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनाई गई है। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल नागरिकता का है। न्याय इसकी संरचना कैसे है? पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो यहाँ से कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोटेड पॉइंट है, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आया था, लोकतांत्रिक गणराज्य। बाकी संसद भवन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत रहा। ठीक, उच्चतम न्यायालय का ये उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुआ था। वर्ष 1958 में यह कार्यरत था। तो ये बातें थी। चलिए यहाँ से अनुच्छेद समझते हैं, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। अब बात करें तो 124 में तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन संबंधित प्रावधान है। 26 में 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया है। 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायालयों एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति की गई है। और 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। 128 में 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय को घोषित करता है। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान एवं निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिक का विवरण है। यहाँ से अगले पेज पर चलते हैं। तो 130 से ये सब बताया ही गया। 136 में देखते हैं तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रबंधन। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, संसद किस अनुच्छेद में, संसद किस अनुच्छेद में। चलिए आगे चलते हैं। तो 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। और 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। और 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य एवं पद्धति प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 146 की बात करें तो इसमें अधिकारियों निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, अनुच्छेद थे। और यहाँ देखा जाए तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से, तो वन लाइनर में लिख लीजिए। ये थे हीरालाल। कौन थे? हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया थे, ये बातें आपको पता होने से। और वर्तमान की बात करें तो ये आपके हैं एन.वी. रमन्ना। यहाँ से जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं उसे जान लेते हैं। यदि बात किया जाए कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक 18 दिन तक कार्य करने वाले के.एन. सिंह थे। राजेंद्र बाबू 29 दिन तक थे। तीसरे स्थान पर जी.वी. पटनायक थे। तो ये बातें आपको पता होने से है। और 37वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये 37वें देख लेना, के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम, यहाँ देखिए, ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना।
चलिए, तो यहाँ से और वर्तमान में याद रखना है ANV रमन्ना थे। अब बात कर लिया जाए कि इनके वेतन और भत्ते या इनकी शक्तियों का, या इन्हें कैसे किसके सामने शपथ लेंगे, इन सब बातों पर चर्चा किया जाएगा। पदा अवध की भी बात किया जाएगा। चलिए, तो नियुक्ति पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नियुक्ति देखते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है? नियुक्ति होता है अनुच्छेद 124 2 के तहत, ठीक। तो 2 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। थोड़ा सा मार्कर कमजोर कर, यहाँ से चलो। तो 124 2 के तहत इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मतलब SC और उच्च न्यायालय का मतलब SC और HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान है। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो 52 में राष्ट्रपति हैं, संसद 79 में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, चाहे वो आपका उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ध्यान में रखता है। पहले वरिष्ठता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु विधि आयोग जो 80वीं रिपोर्ट आई थी उसी की सिफारिश पर ये ध्यान रखा गया। अब बात करें कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, तो ये तो होता ही है। अब इनके वेतन और भत्ते की बात किया जाए तो जो भी वेतन और भत्ते, अगला फेज ले लेते हैं। हाँ, यहाँ से वेतन और भत्ते देखा जाए तो अनुच्छेद 125 में 125 में वेतन और भत्ते की बात किया गया। पहले 1,90,000 हुआ करता था, 1,90,000 रुपये, 90,000 रुपये हुआ करता था। 1,00,000 का मतलब मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1,00,000, बाकी अन्य जितने भी रहते हैं वर्तमान में जैसे मान चलो 33 हैं, तो 33 का 90,000, बाकी एक का कितना? 1,00,000। लेकिन इस समय इनका वेतन बढ़ गया है। अब मुख्य का कितना हो गया है? 2,80,000, 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे 33 न्यायाधीश हैं, इनका 2,50,000, 2,50,000। तो अन्य का 2,50,000 और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है वर्तमान में? 2,80,000। वही राष्ट्रपति का 5,00,000 रुपये है मासिक वेतन, और आवास ये सब फ्री है। तो राष्ट्रपति का 5,00,000 है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों का कितना है? तो 2,50,000। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो शपथ किसके सामने लेंगे? शपथ की बात किया जाए तो ये शपथ लेंगे राष्ट्रपति के सामने। किसके? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई जो भी उसके मतलब नियुक्त कर दे राष्ट्रपति की, इसके सामने आपको शपथ लेना है। उस व्यक्ति के सामने ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति किसके सामने लेते हैं? तो उल्टा, मतलब एक दूसरे के सामने लेंगे। राष्ट्रपति लेंगे मुख्य न्यायाधीश के सामने और मुख्य न्यायाधीश लेंगे राष्ट्रपति के सामने। ये तो शपथ की बात हो गया है। अब बात कर लिया जाए, हाँ चलिए नया फेज लेते हैं। शपथ में बोलेंगे क्या? जैसे वो मुख्य न्यायाधीश बोलते क्या है? तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। दूसरे में बोलेंगे कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। तीसरे लाइन में बोलेंगे कि मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय तथा पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा। चौथी लाइन में बोलेंगे मैं संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूँगा। तो ये 4 पॉइंट बोलना है। कितने? 4 पॉइंट। चलिए अब पदावधि की बात किया जाए। पदावधि जैसे राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है, ऐसे इन सब का नहीं होता है। पदावधि की बात किया जाए तो ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। क्या? यदि वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो पद मुक्त हो जाते हैं। 65 वर्ष की आयु के हो जाएंगे तो वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक, ये ध्यान देना है कि 65 वर्ष की आयु या उसके पहले 5 वर्ष है। क्या? 5 वर्ष। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके पहले ये अपने पद से हट जाएंगे। ध्यान देना, 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता किंतु वह, ठीक, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मान चलो 62 वर्ष की आयु में वो मुख्य न्यायाधीश हुए। अब लेकिन वो 3 साल ही रहेंगे। कितने वर्ष? ऐसे नहीं कि वो 5 वर्ष, 3 वर्ष ही रहेंगे क्योंकि अब 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं। तो इनका पदावधि होता है 65 वर्ष या 5 वर्ष, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो न्यायाधीशों की योग्यता देखते हैं। योग्यता ये 124(3) में कहा गया है। योग्यता 124(3) में योग्यता क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है किसी उच्च न्यायालय में वो कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश। अथवा तीसरा पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों को जो लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। किसका? उच्च न्यायालय का, ये ध्यान रखना है। या एक ऑप्शन है और है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वो विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वो क्या हो? विधिवेत्ता हो। ये बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी नियुक्ति 124(2) में, नियुक्ति किस में है? 124(2) में राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। बाकी इनकी योग्यता ये होना चाहिए कि वो किसी या न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हों, या वो उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हूँ, या राष्ट्रपति के निगाह में वो क्या हो? विधिवेत्ता हो। ये होना चाहिए। चलिए तो यहाँ से जितने भी एससी के मतलब सर्वोच्च न्यायालय का संपूर्ण नॉलेज था मैं बता दिया। आप एक एक करके देखिए और लिखते जाइए। यह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए मस्त रहिए। अगले सेशन में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।